हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 9 लेकर के। तो आई होप कि अब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप इस वीडियो को या इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दें। और हाँ, मैंने कमेंट्स करने के लिए नहीं कहा, तो आप भूल मत जाना प्लीज़। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप अपनी जो भी बातें हैं वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी जो भी बातें होती हैं या आपका जो भी ओपिनियन होता है वो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वास्तव में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ 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 आप अपने दिल की बात ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करा करें और जो भी आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो इस स्टोरी को लेकर के है वो भी शेयर करा करें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ और शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि कैसे कनिष्का एंड निया के बीच काफ़ी माहौल ख़राब हो जाता है और इसकी वजह ये होती है कि निया अनएक्सपेक्टेड तरीके से कनिष्का को एक थप्पड़ जड़ देती है। तो हालांकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, पर निया का गुस्सा होते ही इतना ख़तरनाक है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। कनिष्का इस बात से काफ़ी नाराज़ होती है और वो फाइनली पार्टी छोड़ करके कनिष्का के वहाँ से जाने के बाद भी वहाँ का माहौल कुछ देर तक काफ़ी गंभीर और अजीब बना रहा। और वो तब तक अजीब बना रहा जब तक कपूर कॉरपोरेशन के चेयरमैन यानी कि निया के दादाजी खुद वहाँ नहीं आए। जैसे ही लोगों की नज़र मिस्टर कपूर पर पड़ी तो फाइनली उनका ध्यान इस मैटर से हटकर कपूर साहब की ओर शिफ्ट हो गया और कुछ देर बाद धीरे धीरे वहाँ का माहौल पहले की तरह बेहतर होने लगा। लोगों के बीच एक बार फिर से हंसी के ठहाके गूंजने लगे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कुछ अजीब हुआ ही नहीं। कपूर कॉरपोरेशन के चेयरमैन यानी कि निया के दादाजी के दो बेटे थे, अर्नव कपूर और प्रणव कपूर। अर्नव कपूर उनके सबसे बड़े बेटे और प्रणव कपूर उनके छोटे बेटे थे। प्रणव कपूर के दो बच्चे थे, विधि कपूर और रोनित कपूर, और अर्नव कपूर की इकलौती वारिस निया कपूर थी। निया जब 11 साल की थी तो उसकी मॉम ने उसके डैड को डिवोर्स दे दिया और भाटिया एंटरटेनमेंट के मालिक तरुण भाटिया के साथ दूसरी शादी कर ली। अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी मॉम की दूसरी शादी की खबर सुनने के बाद निया के मन में बचपन से ही उनके लिए धीरे धीरे गुस्सा और नफ़रत पलने लगी और देखते ही देखते ये गुस्सा और नफ़रत इतनी बढ़ गई कि अब निया इसकी गुलाम हो गई। निया के मॉम के जाने के बाद दादी माँ ने उसे ग्रैंड मदर और मॉम दोनों का प्यार दिया और यही वजह थी कि निया को उसके दादाजी और दादी माँ की अटेंशन बाकी बच्चों से ज़्यादा मिलने लगी। निया के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए दादाजी ने अपनी कंपनी के 20% शेयर्स निया के नाम कर दिए और 10% शेयर्स विधि और रोनित को दे दिए। यही वजह थी कि विधि की मॉम यानी कि निया की आंटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दादाजी ने उनके बच्चों के साथ भेदभाव किया है। बाकी के बचे शेयर्स अर्नव और प्रणव कपूर को दे दिए गए, जिसमें से प्रणव कपूर की काबिलियत को देखते हुए दादाजी ने उनके नाम से 10% शेयर्स किए और चूँकि अर्नव कपूर उनसे ज़्यादा काबिल थे तो उनके नाम 15% शेयर्स हो गए। इस तरह अर्नव कपूर और उनकी बेटी निया के टोटल शेयर्स 35% हो गए और चूँकि इनके पास उनकी कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर्स थे तो फाइनली अर्नव कपूर के हाथों में उस कंपनी की बागडोर आ गई। हालांकि दादा को अपने दोनों बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और यही वजह थी कि दादाजी अब भी कंपनी के सारे काम खुद हैंडल करते थे। कुछ देर ऐसे ही निकलने के बाद फाइनली निया ने बिना मन से केक काटा और केक काटते ही वो दादाजी के पास सीधे चली गई। हालांकि निया दादाजी के पास वहाँ से जाने की परमिशन लेने गई थी, पर दादाजी ने जैसे ही उसे देखा तो उसे वहीं रोक लिया। वो चाहते थे कि निया वहाँ मौजूद अपनी कंपनी के सभी शेयर होल्डर से मिले और उनसे धीरे धीरे अपनी जान पहचान आगे बढ़ाए। हालांकि वहाँ रुकने का मन निया का बिल्कुल नहीं था, पर दादाजी की रिक्वेस्ट वो बिल्कुल नहीं टाल सकती थी
और उसी वजह से फाइनली उसने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान मेंटेन की और लोगों से मिलने चली गई। कुछ देर तक यूं ही सिलसिला चलता रहा और निया अब परेशान हो चुकी थी। उसने दादाजी से जाने की जिद करने लगी और फाइनली उन्होंने उससे हार कर वहाँ से जाने की परमिशन दे दी। ये सुनकर के निया को फाइनली राहत मिली और दादी माँ से मिलने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। पार्टी हॉल से निकलने के बाद निया के चेहरे पर जो झूठी मुस्कान थी वो पूरी तरह से गायब हो गई और उसके मन में फिर से हजारों उलझनें उठने लगी। निया ये सोचकर बार बार परेशान हो रही थी कि आखिर कनिष्का ने उसके थप्पड़ का जवाब क्यों नहीं दिया। शायद किसी ने ठीक ही कहा है, कभी कभी शब्दों से ज़्यादा इंसान की खामोशी चोट पहुंचाती है और निया भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही थी। अपने मन में उठ रही इन अजीबोगरीब फीलिंग्स के साथ निया धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। पर इससे पहले कि निया अपने रूम तक पहुंच पाती, एक काली परछाई ने उसे जोर से एक खाली रूम में खींच लिया। ये देखकर निया कुछ भी रिएक्ट कर पाती या वहाँ क्या हो रहा था ये समझ पाती, इससे पहले ही उसे डोर लॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। निया खुद को संभालते हुए जल्दी से उस इंसान को देखने के लिए पीछे मुड़ी और जैसे ही उसने अपने सामने उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने सॉफ्ट लगते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निया की बात सुनने के बाद भी उस इंसान ने कोई जवाब नहीं दिया और ये देख करके निया ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए फिर से कहा, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये दरवाज़ा लॉक करके तुम क्या करना चाह रही हो? खोलो इसे। ये कहते हुए निया गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोल पाती उस इंसान ने उसे पीछे धक्का देते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी यहाँ से जाने की? तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच जो अधूरा हिसाब है उसे पूरा कर लेना चाहिए? ये सुनकर के निया ने कहा, हिसाब? कैसा हिसाब? तुम किस हिसाब की बात कर रही हो? निया की बात सुनकर कनिष्का ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा ली और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ओह, तो मिस निया को क्या सच में नहीं पता कि मैं किस हिसाब की बात कर रही हूँ? देखो, हमारे बीच कोई हिसाब बाकी नहीं है और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, निया ने हिचकिचाते हुए कहा। ये सुनकर के कनिष्का ने अपनी भौहें एक बार फिर से चढ़ा ली और उसने निया की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या निया, मुझे ये बताएंगी आप कि मेरी क्या गलती थी? कनिष्का ने पूछा। ये सुनने के बाद निया के शब्द जैसे ख़त्म ही हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या गलती बताए। कुछ देर तक हिचकिचाहट से भरे शब्दों को उसने अपने गले में इकट्ठा किया और फाइनली कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या जवाब दे। निया को इस तरह लड़खड़ाता देख कनिष्का ने उसको बीच में टोकते हुए कहा, मैं बताती हूँ, मुझे लगता है कि मिस निया को इस बात का गुस्सा आ गया कि मैंने उन्हें ठीक से किस नहीं किया। ये सुनकर निया की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी भरे एक्सप्रेशंस के साथ कनिष्का को देखने लगी। निया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे और वो हैरान लगते हुए मन ही मन में कहने लगी, आखिर इस लड़की का क्या मतलब है और ये क्या कहने की कोशिश कर रही है? भला किसी इंसान को इस बात से गुस्सा कैसे आ सकता है? इसका दिमाग ठिकाने पर तो है? अपने ही ख्यालों में कुछ देर खोने के बाद निया ने कंफ्यूज लगते हुए कनिष्का से पूछा, तुम क्या कहना चाह रही हो और इस बात का क्या मतलब है कि ठीक से किस नहीं किया? ये सुनकर कनिष्का ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि मिस निया काफ़ी नादान है और
मेरी बातों को समझने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इसे समझने में आपकी मदद कर दूँ। कनिष्का अपनी बातों को कहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और कनिष्का को अपनी तरफ बढ़ता देख निया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वो अपनी हैरानी और कन्फ्यूजन भरे एक्सप्रेशंस के साथ मन ही मन कह रही थी, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये लड़की जब भी मेरे करीब आती है मुझे इतना अजीब क्यों फील होने लगता है? आखिर ये किस टाइप की फीलिंग्स हैं? प्लीज़ कोई इसे रोक दो और इसे मेरे पास मत आने दो प्लीज़। ये सोचते हुए निया अपने पैर पीछे करती गई और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आया कि निया के पास अब कहीं भी जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो अपने पीछे दीवार से टकरा गई। इस पॉइंट पर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, पर इससे पहले कि उसके दिमाग में कोई भी दूसरी एडवाइस या आइडिया आता, कनिष्का उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। कनिष्का को देखते ही निया की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई और उसके सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। देखते ही देखते कनिष्का उसके पास और पास आती गई और निया के मन की धड़कन तेज होती गई। जब निया को इस बात का एहसास हुआ कि अब उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई। निया को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसने अपने कपड़े के कोने को कितनी ज़ोर से पकड़ रखा है। निया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो चुपचाप सिर्फ अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखती रही। धीरे धीरे कनिष्का उसके करीब और करीब, बहुत ज़्यादा करीब आ गई। इतना ज़्यादा कि अब उसे निया की गर्म सांसें ठीक से साफ साफ सुनाई दे रही थी। निया का हाल धीरे धीरे पहले से ज़्यादा बदतर होता गया और वो अपनी सांसों को अब और नहीं रोक पा रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका दम घुट रहा है और उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग्स उठने लगी। वो इससे काफ़ी परेशान होने लगी और फाइनली निया को कुछ समझ नहीं आया और उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। कनिष्का धीरे धीरे उसके होठों के काफ़ी करीब आ गई, इतना करीब कि उन दोनों के होठों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था। पर कनिष्का की नज़र जैसे ही निया के बंद आंखों पर पड़ी तो वो रुक गई। हालांकि कनिष्का स्टार्टिंग में निया से बहुत नाराज़ थी, पर जैसे ही उसने इस वक्त निया के घबराए हुए चेहरे को देखा तो वो बस उसे देखती ही रह गई, देखती ही रह गई। कुछ देर तक कनिष्का चुपचाप उसके चेहरे को निहारती रही और उसने एक भी शब्द नहीं कहा और न ही आगे कुछ किया। बस वो चुपचाप उस लड़की को देखती रही। देखते ही देखते करीब 15 से 20 सेकंड निकल गए और निया को अपने आसपास कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। जब निया ने इतने शांति माहौल को महसूस किया तो फाइनली उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने देखा कि करीब 1 कदम दूर कनिष्का अपने दोनों हाथों को बांधकर उसे ही देख रही है। कनिष्का ने जब देखा कि निया ने फाइनली अपनी आंखें खोल दी हैं तो वो धीरे से चलकर उसके पास आई और उसके सर पे प्यार से मारते हुए धीरे से कहा, स्टूपिड। और ये कहने के बाद वो बिना मुड़े वहाँ से धीरे से बाहर चली गई। निया को जब इस बात का एहसास हुआ कि वो क्या सोच रही थी तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए और उसने हैरान होकर के अपने गालों पे अपने दोनों हाथ रख लिए। कुछ देर बाद निया ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मैं पागल हो गई थी? भला मैं किसी लड़की के लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? मुझे लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर मेरे दिमाग में ऐसे कैसे ख्याल आ सकते हैं? ये कह कर के निया ने खुद को झटका और फाइनली इस फीलिंग से छुटकारा पाने की कोशिश की। कुछ देर तक खुद से ही बातें करने के बाद निया फाइनली अपने रूम में आ गई
और रूम में आने के बाद उसने डोर लॉक किया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। शीशे के सामने खड़े होकर निया खुद को ही देख रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पे एक अजीब से एक्सप्रेशंस थे, ऐसे एक्सप्रेशंस जो उसने कभी पहले नहीं देखा था। उधर कनिष्का जैसे ही निया के पास से जाती है तो वो सीधा अपने रूम में चली आती है और रूम बंद करने के बाद डोर से लग करके वो कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद कनिष्का बाथरूम की तरफ जाती है और वो सीधे शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। करीब 10 मिनट तक भीगने के बाद कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशंस बदल जाता है और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक भयंकर और गहरा दर्द उभर आता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह कर दिया हो और उसे इस बात का काफ़ी पछतावा है। देखते ही देखते कनिष्का अपनी आंखें बंद कर लेती है और दीवार से लगते हुए फ्लोर पे बैठ जाती है। कनिष्का को पता ही नहीं चलता कि वो बाथरूम में कितनी देर से है और करीब 30 मिनट तक वो लगातार शावर के नीचे ऐसे ही बैठी रहती है। इस बीच उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दर्द ही था और इसके अलावा कोई और फीलिंग्स नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी बड़े तूफान से लड़ रही है और वो उससे जीत नहीं पा रही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 1 घंटे निकल गए। करीब 1 घंटे तक भीगने के बाद कनिष्का फाइनली बाथरूम से चेंज करके बाहर आ जाती है और बाहर आते ही उसके चेहरे पर एक थकान भरा एक्सप्रेशन छा जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से सोई ना हो और वो चुपचाप जाकर बेड पे लेट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 9:30 बजे दादाजी स्टडी रूम में बैठकर एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात से काफ़ी परेशान हैं। उनकी नज़रें अपने सामने रखी कंप्यूटर स्क्रीन के चल रही वीडियो पर थीं और वो उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। वो कल रात की पार्टी की वीडियो थी। दादाजी को आज सुबह ही अपने असिस्टेंट से कल रात के बारे में पता चला था और जैसे ही उन्होंने इस बारे में सुना उन्होंने उसे ऑर्डर देते हुए उन सारी वीडियो को लाने का आदेश दिया। ये सुनकर असिस्टेंट उनके कमरे में आया और उसने बिना किसी देरी के उस वीडियो की रिकॉर्डिंग दादाजी के सामने रख दी। दादाजी जैसे जैसे उस वीडियो को देखते जा रहे थे उनके चेहरे का एक्सप्रेशंस काफ़ी गंभीर होता जा रहा था। उन्हें देख करके उनकी परेशानी का अंदाज़ा लगाना काफ़ी आसान था। हालांकि दादाजी निया से बहुत प्यार करते थे पर उसके गुस्से को लेकर के उन्हें हमेशा एक टेंशन बनी रहती थी। दादाजी अक्सर इसी बात से परेशान रहते थे कि निया अपने गुस्से और जिद्दी स्वभाव की वजह से कभी कोई अपने लिए बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। निया ने अपनी स्टडी अब्रॉड से पूरी की थी और वो कपूर फैमिली के सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा समझदार थी और दादाजी उसे इस काबिल समझते थे कि वो उसे कपूर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दे सकें। चूँकि निया के पास ऑलरेडी 20% शेयर्स थे और उसके डैड के 15% शेयर्स थे तो इसका मतलब ये साफ था कि निया के पास कुल 35% शेयर्स थे और इसके बिहाफ पर वो अगली CEO के रूप में कंपनी में कदम रखने वाली थी। पर उसके गुस्से से भरा एटीट्यूड दादाजी के लिए हमेशा से मुश्किल का कारण बनता रहा। दादाजी की नज़रें अब भी उसी वीडियो पर थी और वो उसे बार बार प्ले करके देख रहे थे। हालांकि कपूर फैमिली बाहर से देखने पर काफ़ी हैप्पी और सक्सेसफुल फैमिली थी पर कुछ ऐसी भी बातें थीं जो दादाजी सिर्फ अपने तक ही रखते थे और इस बात को शायद वो निया को कभी भी नहीं समझा पाते। अपने मन में चल रही इन तमाम उलझनों के बीच दादाजी ने
वीडियो को वहीं रोक दिया और वो अपनी चेयर पे आंखें बंद करके लेट गए। कुछ देर तक ऐसे ही गंभीरता से बैठने के बाद दादाजी अचानक अपनी जगह पर सीधे बैठ गए और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपने सबसे बड़ी मुश्किल का हल ढूंढ लिया हो। और उन्होंने फाइनली रिएक्ट करते हुए अपने असिस्टेंट को जल्दी से अंदर बुलाया। दादाजी ने उसे अंदर बुलाकर कुछ ऑर्डर दिया और ये सुनकर के उनका असिस्टेंट वहाँ से चला गया। कुछ देर के बाद ही उनका असिस्टेंट अपने काम को करके वापस आ गया और इस बार उसके साथ कोई और भी था। दादाजी ने जैसे उस इंसान को देखा उसे अंदर आने का इशारा किया और अपने सामने रखी चेयर पे बैठने के लिए कहा। स्टडी रूम का दरवाज़ा एक बार फिर से बंद हो गया। चेयर पर बैठने के बाद कनिष्का ध्यान से दादाजी की तरफ देखने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। कुछ देर तक दादाजी को ऐसे ही देखने के बाद उसकी नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर गई तो उसे फाइनली ये पता चल गया कि वो वीडियो किस चीज़ की थी। जैसे ही कनिष्का ने अपने सामने उस वीडियो को देखा तो उसने मन ही मन में सोचा कि शायद मिस्टर कपूर ने उसे कल रात हुए एक्सीडेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तो वो अपने आप को तैयार करने लगी और चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशंस के साथ चेयर पर सीधे बैठ गई। कनिष्का के वहाँ आने के कुछ देर बाद भी मिस्टर कपूर ने एक शब्द नहीं कहा और ये देखकर कनिष्का भी चुप रही और वो उनके बोलने का इंतज़ार करने लगी। मिस्टर कपूर ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए फाइनली कनिष्का से कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँ? ये सुनने के बाद भी कनिष्का ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशंस के मिस्टर कपूर को देखती रही। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कपूर साहब के मन की बात पढ़ने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर तक ऐसे ही चुप रहने के बाद कनिष्का ने फाइनली कपूर साहब से कहा, आपको इसके बदले में क्या चाहिए? ये सुनकर के कपूर साहब थोड़ा हैरान हो गए और उन्हें फाइनली ये बात समझ में आ गई कि उनके सामने बैठी ये लड़की उनकी सोच से ज़्यादा समझदार है। कपूर साहब ने बिना किसी देरी किए सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखें बंद कर निया के साथ रहो। ओह, तो मिस्टर कपूर चाहते हैं कि मैं उनके प्यारी पोती की पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊँ। ये सुनकर के कपूर साहब एक बार फिर से कनिष्का से काफ़ी इम्प्रेस लगने लगे और उन्होंने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम काफ़ी समझदार हो। फाइनली कपूर साहब के इरादे को समझने के बाद निया अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसने वहाँ से मुड़ते हुए कहा, मुझे इस बात का काफ़ी दुख है कि मैं मिस्टर कपूर की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ये कहकर के कनिष्का वहाँ से जाने लगी। कपूर साहब हैरान रह गए और वो मन ही मन सोचने लगे कि आखिर कोई इंसान इतने अच्छे ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से कैसे मना कर सकता है। कनिष्का के इस ईमानदारी भरे एटीट्यूड को देखने के बाद कपूर साहब का इरादा और भी गहरा हो गया और उन्होंने अपनी एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं शर्मा फैमिली के सारे कर्जे चुका दूँ? ये सुनकर के कनिष्का अपनी जगह पर रुक गई और उसने मीनिंगफुल नज़रों से कपूर साहब की तरफ देखा। कपूर साहब देख कर के रिलीफ महसूस करने लगे और उन्होंने मन ही मन में सोचा, चलो फाइनली मेरी आखिरी कोशिश काम करने लगी। कनिष्का वापस आकर के कपूर साहब के पास में खड़ी हो गई और उसने उनसे धीरे से कहा, फिर तो मुझे ज़रूर एक बार आपके ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए। कपूर साहब ने जब उसकी ऐसी बातें सुनी तो वो काफ़ी खुश लगने लगे और उन्होंने एक बार फिर से उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। कपूर साहब के साथ करीब 10 मिनट तक बातचीत करने के बाद कनिष्का फाइनली वहाँ से बाहर आ गई।